अब आज की एक बहुत विशेष खबर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज देश के लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इनमें से बड़ी संख्या में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने हमें लिखा कि वो चाहते हैं कि जी न्यूज़ उनके इस मुद्दे को उठाए, उनकी आवाज़ बने। और लगातार सोशल मीडिया पर, हमारे ईमेल पर और अलग अलग तरीकों से बैंक कर्मचारी हमें लिख रहे थे कि हमें इस विषय को उठाना चाहिए। उनका कहना था कि बाकी देश का मीडिया इस विषय को उठा नहीं रहा है। हमें लगता है ये मीडिया का कर्तव्य है कि आज जब हमारे सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तब उनके मन की बात भी हम देश के सामने ईमानदारी से रखें। ये कर्मचारी देश के सरकारी बैंकों के निजीकरण का यानी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस हड़ताल के बारे में हम बताते हैं। 2 दिन की हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से बुलाई गई है, जो बैंकों के 9 संगठनों का एक बड़ा समूह है। और यह बताया गया है कि इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। अब बड़ा सवाल यह है, यह हड़ताल हो क्यों रही है? ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लोग क्या चाहते हैं? हड़ताल की प्रमुख वजह है सरकारी बैंकों का निजीकरण और बैंक यूनियंस इसके विरोध में है। उनका कहना है कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में यानी प्राइवेट हाथों में सौंपना एक बड़ी गलती होगी और इससे बैंक ग्राहकों और कर्मचारियों के हित भी प्रभावित होंगे। सरल भाषा में कहें तो इस हड़ताल का मकसद यह है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपने नियंत्रण और शक्तियों को कम ना करे और इनका प्राइवेटाइजेशन ना करे और इन बैंकों का स्टेटस सरकारी से बदलकर प्राइवेट ना किया जाए। बैंक कर्मचारियों की दलील है कि ऐसा करने से देश को नुकसान होगा और प्राइवेट बैंक अपनी सामाजिक भूमिका को कभी नहीं समझेंगे और उन्हें यह भी डर है कि निजीकरण की वजह से किसानों, गरीब मजदूरों और शिक्षा के लिए जो लोन आज सरकारी बैंकों से आसानी से लोगों को मिल जाता है, अब ये लोन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इन बैंकों में काम करने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे उनके हित और दूसरी सुविधाएं प्रभावित हो सकते हैं, यानी वो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हालांकि इस डर की एक वजह और भी है और इसका जवाब 1 फरवरी को पेश किए गए देश के बजट में छिपा हुआ है। इस साल के बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बड़े बैंकों को डिसइन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये 2 बैंक कौन से होंगे ये सरकार ने नहीं बताया और इसी उलझन ने अब बैंक कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वो आज भी नहीं जानते कि वो ये 2 बैंक कौन से होंगे। हमारे देश में फिलहाल 12 पीएसयू बैंक हैं, जिन्हें सरकारी बैंक भी कहते हैं। इनकी संख्या है 12, क्योंकि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है और ये बैंक सरकार के नियंत्रण में आते हैं। अब सरकार ने ही यह तय कर लिया है कि वो इन 12 में से 2 बैंकों का विनिवेश करेगी, यानी इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को बेच देगी, घटा देगी। और बैंक कर्मचारियों की दलील है कि सरकार का यह कदम इन बैंकों को प्राइवेट बैंक बना देगा, जिसके वो विरोध में है। यानी ये पूरा मामला बैंकों के नियंत्रण का है और बहस इस बात पर है कि पीएसयू बैंकों का नेतृत्व सरकार के पास ही रहना चाहिए या इन बैंकों में सरकार का अपनी हिस्सेदारी घटाना सही कदम है। आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बैंक कर्मचारियों के मन की बात सुनाते हैं जो इस निजीकरण के खिलाफ है। देखिए, आपको मालूम है कि सिंस इंडिपेंडेंस जो है, इस सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं, इन्होंने जो है कंट्री की ग्रोथ में जो है बहुत मदद की है। चाहे आप ग्रीन रेवोल्यूशन लें, चाहे आप वाइट रेवोल्यूशन लें, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक थे उनका बहुत योगदान था। और अगर इनको आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को अगर आप बेच देंगे, तो जो सेवा और सुविधा एक गरीब आदमी को इस कंट्री को मिल रही है, इस कंट्री के एक आम आदमी को मिल रही है, वो हमें लगता है कि उसके बाद में जो है वो मिल नहीं पाएगी। नहीं, विडंबना यही है कि जो है ये सरकार बात ही नहीं करती। इस सरकार को जो है अगर कुछ भी स्टेप लेना था तो सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी। एम्प्लॉइज़ के लिए तो है ही है, एम्प्लॉइज़ की अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ख़त्म होगी। वहाँ कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ नहीं है। यानी कुल मिलाकर इस बैंकिंग को समाप्त करने की ओर ये सरकार कदम बढ़ा रही है। जब गवर्नमेंट बोलती है डिजिटल होना चाहिए, तब हम भी आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पीछे, कहीं भी पीछे। प्राइवेटाइज हो गया
तो पूंजीपति के हाथ में ये सब सारे के सारे पैसा चला जाएगा और वो कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। तब हमारा पब्लिक बहुत दिक्कत में आएगा। जो एम्फेसिस है वो ये है कि सरकार जो है अपने प्राइवेटाइजेशन के फैसले को वापस ले, और हम लोग आज नहीं आगे भी सशक्त होकर इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। नोटबंदी देख लो या चाहे आपको जनधन के अकाउंट खोलने की बात हो, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसी ने अपना पूरा रोल अदा किया था। लॉकडाउन थी तब बैंक बंद नहीं थी, सारा देश बंद था। आगे चल के कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेंगे कि बैंकों के जो पैसे हैं वो डुबा देंगे, और जो जनरल पब्लिक है, जो अभी नेशनलाइजेशन में जनरल पब्लिक है, जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाद में उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। इस पूरे विषय को समझने के लिए सबसे पहले आज आपका यह जानना जरूरी है कि बैंक होता क्या है। असल में अगर आप बैंक के पूरी वर्किंग को समझें तो बैंक का अपना कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और इस पैसे पर बैंक आपको ब्याज देता है, और ये ब्याज देने के लिए बैंक के पास पैसा उन लोगों से आता है जिन्हें वो लोन देता है। यानी पहला, बैंक ऐसा संस्थान है जो आपका पैसा अपने पास सुरक्षित रखता है और उस पैसे को लोन के रूप में दूसरे लोगों को देकर मुनाफा कमाता है, और उस मुनाफे का कुछ हिस्सा आपके साथ भी शेयर करता है, जिसे आप ब्याज कहते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि जो बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करता है वो सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए या बैंकों का निजीकरण सही फैसला है, यानी वो प्राइवेट होना चाहिए या सरकारी होना चाहिए। असल में भारत में छोटे छोटे बहुत सारे सरकारी बैंक हैं और सरकार इन बैंकों का विलय करके इनकी संख्या को सीमित करना चाहती है। सरकार चाहती है कि इनकी संख्या अब लिमिटेड रहे, सीमित रहे, और ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि 12 बैंक न होकर देश में 3 या 4 ही बड़े सरकारी बैंक हों जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें और उनके लिए लोन भी जारी कर सकें। फिलहाल केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक ये सारे बैंक तय सीमा से ज्यादा लोन जारी नहीं कर सकते, और इस वजह से सरकार को कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इन बैंकों से लोन भी नहीं मिल पाता, या ये बैंक इन प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार बैंकों के मर्जर और उनमें अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना पर काम कर रही है, जिसे आप अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम के जरिए समझ सकते हैं। अब देखिए अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम पर सरकार का नियंत्रण बहुत सीमित रहता है, बहुत कम है। यानी वहां जो बड़े बड़े बैंक हैं वो सारे प्राइवेट हैं, और इन बैंकों की क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये अपने देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तो फंड करते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों को भी लोन देते हैं। इतने बड़े बैंक हैं। यानी आप कह सकते हैं वहां के प्राइवेट बैंक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूत स्तंभ की तरह हैं। अमेरिका के जेपी मॉर्गन चेस बैंक की कुल संपत्ति का मूल्य इस समय 3.03 ट्रिलियन US$ है, जो भारत की कुल GDP से भी कहीं ज्यादा है। हालांकि चीन भी हमारे देश के लिए एक उदाहरण की तरह हो सकता है, जहां बैंकों पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार का पूरा नियंत्रण है, लेकिन चीन में भारत की तरह बहुत सारे बैंक नहीं हैं। चीन में सिर्फ 5 बड़े सरकारी बैंक हैं, और इन बैंकों की क्षमता इतनी है कि चीन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इकट्ठा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्थिति को आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। इस समय भारत में 12 सरकारी बैंक हैं, इसके अलावा 22 प्राइवेट बैंक हैं, 46 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय बैंक हैं, 1485 शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं और 96,000 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक हैं। और इनमें से सभी 12 सरकारी बैंकों की कुल संपत्ति का मूल्य 107.83 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बैंकों का NPA सितंबर 2020 में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए था। NPA का मतलब उस लोन से होता है जिसे लेने वाली कंपनी, लोग या उद्योगपति अब उसे वापस चुकाने की स्थिति में नहीं है, और बैंक का यह सारा पैसा अब फंस चुका है, या कह लीजिए कि यह पैसा डूब चुका है। NPA की समस्या सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। जहां 12 सरकारी बैंकों का NPA लगभग 6 लाख करोड़ रुपए है, वहीं प्राइवेट बैंकों का NPA 2 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम है।
और यही वजह है कि पीएसयू सरकारी बैंकों को चलाने के लिए सरकार को इक्विटी यानी अपना पैसा डालना पड़ता है और इसके बाद भी कई बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। सरकार ने वर्ष 2018 में 80,000 करोड़ रुपए और फिर अगले ही साल 2019 में 70,000 करोड़ रुपए इन बैंकों का एनपीए कम करने के लिए इन बैंकों में निवेश किया था। वैसे तो सरकार ने उन 2 बैंकों के नाम नहीं बताए हैं जिनमें वो अपनी हिस्सेदारी घटाने वाली है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में से ही कोई 2 बैंक हो सकते हैं। ये हम एक न्यूज एजेंसी के हवाले से कह रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। आप इन चारों बैंकों का अगर एनपीए देखें, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर आप देखें तो आपके टीवी स्क्रीन पर है, सबका मिलाकर एनपीए कितना बैठता है, ये आप देख लीजिए। आज इस विषय के दूसरे पहलुओं को समझने के लिए हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की और इनकी बातें भी आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर बैंक्स को ग्रो करना है तो कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल के लिए गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है कि सारे बैंक्स को देकर वो ग्रो उनको स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि जब कैपिटल होगा तभी बैंक्स लेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात आई है और कुछ बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है। हमें भी अगर हम ग्लोबल बनना चाहते हैं, हम अगर ग्रो करना चाहते हैं वर्ल्ड में, तो हमें भी स्ट्रॉन्ग और लार्ज बैंक्स की ज़रूरत है और इसके लिए प्राइवेटाइजेशन इज़ वन स्टेप। इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बैंक जो है वो पीछे रह जाएंगे तो उसमें एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान है, शेयर होल्डर्स को भी फायदा है, वो नुकसान है, और जो कस्टमर्स हैं वो भी छोड़ के प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे। तो या तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट बैंक्स को अगर सस्टेन करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, काफ़ी पैसे लगाने पड़ेंगे और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब उसमें टाइम लगेगा तो कस्टमर इतनी देर स्टे नहीं करेगा, वो दूसरे बैंक में शिफ्ट कर जाएगा। अगर कस्टमर दूसरे बैंक में शिफ्ट कर गया तो उसमें लॉसेस हो जाएंगे, तो उसमें फिर एम्प्लॉयज़ को फिर अगेन जॉब कट्स होंगे या सैलरी कट्स हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से नीड ऑफ द आवर है, अगर आप देखते हुए इकोनॉमी को देखते हुए, तो ये बैंक्स को अगर मर्ज करते हैं या प्राइवेटाइज करते हैं, एक तो क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, कस्टमर एक्विजिशन फास्ट है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी बात जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए सैलरी राइज का कोई भी लिमिट नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की बहस कोई आज की नई नहीं है। सबसे पहले वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एसबीआई। हालांकि देश के बैंकिंग सिस्टम में उस समय सबसे बड़ा बदलाव आया जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। ये बात 1969 की है। तब इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस समय इन 14 प्राइवेट बैंक्स में कुल जो डिपॉजिट था वो 85%, कुल डिपॉजिट का 85%, सारे डिपॉजिट का 85% इन्हीं बैंक्स में था। इंदिरा गांधी के इस फैसले की 3 बड़ी वजहें थी। पहली थी राजनीतिक वजह, दूसरी आर्थिक और तीसरी बैंकिंग ढांचे में बदलाव करना। उनका यह फैसला राजनीतिक इसलिए था क्योंकि इंदिरा गांधी 1966 में देश की प्रधानमंत्री तो बन गई थी, लेकिन तब उन्हें कांग्रेस के अंदर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें गूंगी गुड़िया भी तब कहा गया था। और यही वजह है कि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह बड़ा मुद्दा उठाया और आलोचकों को कड़ा जवाब दिया। ये बताया कि वो बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स कर सकती हैं, क्रांतिकारी फैसले ले सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले ने कांग्रेस के अंदर उन्हें लेकर नेताओं का नजरिया बदल दिया था, फायदा हुआ उन्हें। इस फैसले की दूसरी वजह थी आर्थिक वजह। 1965 और 1966 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी। सोचिए, जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी और 1969 के अप्रैल महीने में महंगाई दर 10% के आसपास पहुंच गई। ऐसे हालात में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा अपनाया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस दिशा में पहला फैसला था, जिसका उन्हें 1971 के लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। और तीसरी वजह थी बैंकिंग ढांचे में बदलाव। तब प्राइवेट बैंक मनमानी किया करते थे और लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ खास उद्योगपतियों को ही मिलता था। और यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में तब इन बैंकों की शाखाएं नहीं होती थीं, जिसकी वजह से कई दशकों तक गांव में रहने वाले लोग भारत के बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उसके बाद फिर कभी उठा नहीं। वर्ष 1980 में भी 6 प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था और तब भी इंदिरा गांधी की ही सरकार थी।
हालांकि अगर आज की स्थिति को समझें तो पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से उनके व्यापार का बड़ा हिस्सा छीन चुके हैं, क्योंकि मार्च 2010 में कुल लोन का 75% सरकारी बैंक से जारी होता था, सरकारी बैंकों से, जो सितंबर 2020 आते आते सिर्फ 57% रह गया। यानी पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंक तो पिछड़ते चले गए और प्राइवेट बैंकों की स्थिति मजबूत होती चली गई। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी हमें देख रहे हैं, जिनका अब खाता सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक में होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्राइवेट बैंक्स में आम लोगों का जमा पैसा पिछले कुल 8 वर्षों में 17% से बढ़कर 29% हो चुका है। देखिए आपका पैसा, देश के लोगों का पैसा कैसे बढ़ रहा है। 17% से 29% हो गया। 2012 में 17% था, अब 29%। यानी लोग भी प्राइवेट बैंकों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उसका एक कारण यह होता है कि इंटरेस्ट रेट प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा मिल रहा है सरकारी बैंकों के मुकाबले, और उनकी स्कीम्स अच्छी होती हैं, और कई बार सर्विसेज भी प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा अच्छी देने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब जब हमारे देश पर कोई संकट गहराया है और कोई मुसीबत आई है, तब तब हमारे देश के बैंक कर्मचारियों ने हमारा पूरा साथ दिया है। आज हम उनकी बात आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बैंक कर्मचारियों ने भी हमेशा हमारा और आपका साथ दिया है। याद कीजिए, जब नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, नोटबंदी का समय हो या फिर कोविड काल का दौर हो, 8 नवंबर 2016 को देश भर में नोटबंदी लागू हो गई थी और उसके बाद हमारे देश के बैंक कर्मचारी देश की रीढ़ बन गए थे। तब बैंक कर्मचारियों ने छुट्टी के दिन भी काम किया था, लगातार नॉन स्टॉप काम किया और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई थी उस जमाने में। इसी तरह जब कोरोना वायरस हमारे देश में फैला तो लॉकडाउन के दौरान भी बैंक बंद नहीं हुए थे और बैंक कर्मचारियों ने अपनी जान खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी उस समय भी निभाई थी। ये दो तस्वीरें आपको उसी दौर के बारे में याद दिलाएंगी। ये 2016 की तस्वीर देख लीजिए। लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी उस समय नोटबंदी की वजह से, और देखिए ये हालत होती थी तब बैंकों की। और ये आपको हम कोरोना वायरस के समय के लॉकडाउन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस समय भी हमारे बैंक कर्मचारी बिना डरे लगातार अपना काम करते चले गए। तो ये जो दो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई, इसके लिए आपको हमारे बैंक कर्मचारियों का शुक्रिया कहना चाहिए और हमें ऐसा लगता है कि हम ऋणी हैं। आपने इतना साथ दिया था इस देश का, हम सब का। हमारा ये फ़र्ज़ था कि आपकी बात देश तक पहुंचाएं। वो हमने अपना काम किया। दोनों तरफ की बातें हमने आज देश तक पहुंचाई हैं। अब हम यहाँ 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको स्पेन के उस कानून के बारे में बताएंगे जिसके तहत वहां अब हफ्ते में कर्मचारियों को सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा, यानी 4 डेज वीक हो जाएगा। क्या आप भी हफ्ते में 4 दिन ही काम करना चाहते हैं? स्पेन में तो हो गया, क्या भारत में भी ऐसा होगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कर्फ्यू अब भी जारी है। सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर और आसपास जलती हुई दुकानें ये बता रही हैं कि यहाँ किस हद तक आगजनी और पत्थरबाजी हुई है।